हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और हम आज कम्युनिकेबल डिजीज़ में से सबसे पहली डिजीज़ लेप्रोसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेप्रोसी जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कॉज्ड बाय ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है जो कि लेप्रेसी कॉज करता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया मतलब जो सेल्स के अंदर इन्वेड करके डिजीज कॉज करता है। इट इज क्रॉनिक इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल भी है। क्रॉनिक इन्फेक्शियस मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्सन के अंदर रहती है। It was described by Hansen in 1874, therefore also called as Hansen's disease. हैंसन ने इसे 1874 में डिस्क्राइब किया था लेप्रोसी को, तो इसको हम हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। मेनली एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता ही है कि लेप्रोसी का अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम है हैंसन डिजीज। नेक्स्ट है हमारा इसके कॉजेज। हम इसके कॉजेज पढ़ते हैं। कॉजेज में से मेनली हमने पहले बता दिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। ये वीकली एसिड फास्ट बेसिले है। इसकी शेप कैसी है? क्लब शेप बेसिला है जो कि सिंगली भी रह सकता है और ग्रुप में भी अपीयर होता है, जिसको हम सिगार बंडल भी बोलते हैं। ग्रुप में ये सिगार बंडल की शेप में ये अपीयर होता है। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है ये ग्राम पॉजिटिव बेसिले भी है। नेक्स्ट है इसका ट्रांसमिशन। द इन्फेक्शन इज कैरिड एंड ट्रांसमिटेड बाय एनिमल अमेडिलोज। एनिमल एक है अमेडिलो, ये पिक्चर में यहाँ पे डिपिक्ट कर रखा है। ये अमेडिलो है, ये इसे कैरी भी करता है, इसे पर्सन में ट्रांसमिट भी करता है। मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लेप्रोसी इज बिलीव टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू नेजल डिस्चार्ज। मेनली ये नेजल डिस्चार्ज के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से इन अनइन्फेक्टेड पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। इवन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन से भी ट्रांसमिट होता है। प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन विद अनट्रीटेड लेप्रोसी। जो भी लेप्रोसी का पेशेंट है जिसे ट्रीटमेंट नहीं मिला अच्छे से, या उस अनडायग्नोज्ड लेप्रोसी का जो पेशेंट है जिसे पता ही नहीं है कि उसे लेप्रोसी हो रखी है और उसे ट्रीट भी नहीं किया गया है, तो उसके उस पर्सन के ज़्यादातर क्लोज आने से, क्लोज कॉन्टैक्ट रहने से हमें ये ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़। इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिसके बाद हमें साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं किसी भी डिजीज के। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी ऑन एन एवरेज इज 2 to 5 years। 2 to 5 years इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स में अकर विद इन 1 year। सिम्टम्स वैसे तो ऑन एन एवरेज देखा जाए 2 to 5 years इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, बट कई बार कई पेशेंट्स में 1 साल के बाद भी हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इवन ये 15 से 20 साल भी के बाद भी हमें सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम एंटर्स द कूलर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज स्किन नोज। स्किन नोज के थ्रू ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हमारी बॉडी में एंटर करेगा। एंटर करके ये क्या करेगा? पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करेगा। पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा? जो एक्सॉन्स के जो श्वान सेल्स हैं वहाँ पे ये जाके बाइंड कर लेगा। बाइंड करने की वजह से श्वान सेल्स पे भी बाइंड हो गया, वहाँ पे क्या करेगा? डीमाइलिनेशन करा देगा नर्व्स की। डीमाइलिनेशन होने की वजह से क्या है? नर्व्स की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी कंडक्टेंस में, जिसकी वजह से हमें लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन, टच, ये सब हमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि लॉस ऑफ पेन, पेन नहीं फील होगा, टेम्परेचर नहीं फील होगा, टच नहीं फील होगा, सेंसेशन नहीं फील होगी हमें। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, तो उससे आप कोरिलेट कर सकोगे कि ये कैसे हमारी कंडक्टिविटी नर्व्स की कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पेन और हमें लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ सेंसेशन हमें फील होगी।
अब इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या आएगा हमारा, स्किन पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, ये हमने पहले पढ़ लिया पैथोफिजियोलॉजी में कि हमें सेंसेशन नहीं होगी, टच फील नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं फील होगा। तो जहाँ स्किन पैचेस बन जाएंगे, ये देख रहे होगे इमेजेस में, स्किन पैचेस जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें पेन नहीं फील होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, इचिंग होगी वहाँ पे। थिकन्ड रेड स्किन पैच, रेड कलर के पैचेस बन जाएंगे थिक जो होंगे, और पेनफुल नर्व्स होंगी, टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड फुट एंड नर्व्स में हमें टिंगलिंग सेंसेशन होगी क्योंकि मेनली पेरिफेरीज में अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे हमें टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी, झंझनाहट सी फील होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें ड्राइनेस फील हो सकती है, पाम्स ऑफ हैंड में, सोल ऑफ फुट में हमें ड्राइनेस फील होगी। पेनलेस वूंड भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है एक लेप्रेसी के पेशेंट को। वीकनेस फील होगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी हैंड और फुट की। इनएबिलिटी टू क्लोज आईज कम्प्लीटली, ये एक पेशेंट है, यहाँ पे फोटो में दिखा रखा है कि ये आँख नहीं बंद कर पा रहा है अपनी, क्योंकि ये नर्व्स को अफेक्ट करता है, तो उससे हमारी आईज की जो नर्व्स की फंक्शन है वो अफेक्ट हो रही है, तो आईज नहीं क्लोज कर पा रहा है। नोड्यूल्स बन जाएंगे स्किन पे, छोटे छोटे नोड्यूल्स दिख रहे होंगे पीठ पे, कमर पे नोड्यूल्स हैं वो बन जाएंगे स्किन पे। थिकन्ड नोड्यूलर ईयर्स के यहाँ पे भी हमें नोड्यूल्स दिखेंगे। मेजर साइंस एंड सिम्टम्स हमें हाथ में यहाँ डिपिक्ट कर रखा है, नमनेस होगी, लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन, पेन फील होगी हमें जॉइंट्स में, नर्व इंजरी हो जाएगी, वेट लॉस होगा, अल्सर होगा, आई डैमेज हो सकता है, ड्राइनेस हमें आईज में फील। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है लेप्रेसी के? लेप्रेसी के रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूडेड है क्राउडेड हाउस होल्ड्स, अगर क्राउडेड जगह, भीड़ वाली जगह है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है लेप्रेसी का, तो उसके क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से हमें भी लेप्रेसी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पुअर न्यूट्रिशन, अगर हमारी इम्यूनिटी ही वीक है, न्यूट्रिशन लेवल स्टेबल नहीं है, स्टेटस मेंटेन नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं लेप्रेसी होने के। हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स, अगर घर में कोई लेप्रेसी का पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट घर पे चल रही है, या उसके क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से हमें भी हो सकता है लेप्रेसी। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर लो क्वालिटी हेल्थ केयर, अगर हमारा लेप्रेसी का हमें ट्रीटमेंट ही नहीं अच्छे से मिल रहा है, लो क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हमें मिल ही नहीं रही है, लेप्रेसी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन, अब पुअर सैनिटेशन से कैसे रिस्क फैक्टर, ये है एक पुअर सैनिटेशन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपने सारा वेस्ट जो है वो अच्छे से एक, जो है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है, और जो भी वो यूज कर रहा है, उसके क्लोथ्स, उसकी इन्फेक्टेड जो भी चीजें वो यूज कर रहा है वो सब इन्फेक्टेड है, अब उसकी वजह से हमें और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है उसके आसपास रहने से। इवन जो पेशेंट है लेप्रेसी का, उसको भी पुअर हाइजीन की वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के और चांसेस हो सकते हैं। पावर्टी की वजह से पेशेंट जो है वो जो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से हमारा जो रिस्क है लेप्रेसी का और भी बढ़ जाता है। एंटी PGL1 पॉजिटिविटी, PGL की फुल फॉर्म है फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड्स, तो इसकी वजह से भी हमारी, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है किसी भी पर्सन में, तो इसकी वजह से हमारा लेप्रोसी होने के चांसेस, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोमेट टाइप्स, अब लेप्रेसी के टाइप्स, चार टाइप्स है लेप्रेसी के, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी, बॉर्डरलाइन टाइप एंड इनडिटर्मिनेट टाइप। लेप्रोटमस लेप्रेसी क्या है? जनरलाइज फॉर्म है डिजीज की, जिसमें जो जो भी लेप्रेसी से इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें कॉज के बेसिस पे ये वैसे टाइप्स दी गई हैं, जैसे कि पुअर इम्यून रिस्पॉन्स पेशेंट में दिख रहा है, तो वो एक जनरलाइज रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, लेप्रोटमस लेप्रोसी। इसमें हमें स्किन लेजन्स दिखेंगे येलो और ब्राउन कलर के, नोड्यूल्स दिखेंगे हमें that affect the mucous membrane of eyes, nose and throat. मेनली आईज, नोज और थ्रोट पे हमें स्किन लेजन्स दिखेंगे येलो और ब्राउन कलर के, इवन नोड्यूल्स भी हमें दिखेंगे वहाँ पे।
तो ये हमारा था लेप्रोटमस लेप्रेसी। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी ये लोकलाइज, ये जनरलाइज थी, मतलब कहीं पे पूरी बॉडी में जनरलाइज, कहीं पे भी आईज में, नोज में, थ्रोट में। अब नेक्स्ट ट्यूबरकुलॉइड जो वो एक लोकलाइज फॉर्म ऑफ डिजीज है। लोकलाइज मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये उन पेशेंट्स में पाई जाती है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस पाई जाती है, उसमें ये ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी देखी जाती है। दिस टाइप ऑफ लेप्रेसी यूजुअली हैज़ माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसमें, स्किन लेजन्स दिखते हैं हमें, लाइट रेड और पर्पलिश स्पॉट्स दिखते हैं हमें। तो देखा जाए इसमें माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं तो मतलब ये लेस सिवियर है। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी जो है ये लेस सिवियर है। उसके बाद है हमारा बॉर्डर लाइन टाइप। बॉर्डर लाइन टाइप जो है, इन दोनों को इंक्लूड करके, इन दोनों के जो फर्स्ट टाइप है और जो सेकंड टाइप है, उस दोनों को इंक्लूड करके, उनके कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके बॉर्डर लाइन टाइप बना है। इन दिस टाइप ऑफ लेप्रेसी द लेजन प्रोड्यूस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लेप्रोटमस एंड ट्यूबरकुलॉइड लेजेंड्स। अब ये वाला माइल्ड सिवियर था, मतलब बहुत कम सिवियर है ये। उसके बाद ये ज़्यादा सिवियर होगा और ये उससे भी ज़्यादा सिवियर होगा, बॉर्डर लाइन वाला। बॉर्डर लाइन वाला सिवियर क्यों होगा? क्योंकि उसमें ये दोनों करेक्टर्स मिलके इंक्लूड हो रहे हैं ना। तो अगर हमें सिवियरिटी पूछी जाए इन तीनों में से, सेकंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारा इनडिटर्मिनेंट टाइप। इनडिटर्मिनेंट टाइप मतलब ये ना किसी से भी रिजेंबल नहीं हो रहा। इन दिस टाइप ऑफ लेप्रेसी द लेजन्स प्रोड्यूस ऑफन रिजेंबल मैक्यूलो anesthetic patches which are neither characteristics of leprotomus and nor tuberculoid type. इसमें मैक्यूलो एनेस्थेटिक पैचेस बन जाते हैं जो कि हमें किसी भी इन तीनों टाइप्स में नहीं दिखते हैं। तो ये इनडिटर्मिनेंट टाइप है, ये अलग होता है इन तीनों से बिल्कुल ही। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब लेप्रेसी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पार्शियल और कंप्लीट डिफॉर्मिटी या फिर हैंडीकैप। अब ये हमारे फुट को, आर्म्स को अफेक्ट कर रहा है, हैंड्स को अफेक्ट कर रहा है, पेरिफेरल नर्व्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो हमें, अगर हम इसे ट्रीट ना करें तो ये आगे जाके हैंडीकैप भी हो सकता है पेशेंट। डिफॉर्मिटी, कंप्लीट और पार्शियल डिफॉर्मिटी हो सकती है उस लिम्ब की। कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। अब किसी भी पेशेंट को लेप्रेसी हुई है तो उसके बॉडी की जो इमेज है वो लो हो रही है, मतलब उसको स्किन के पैचेस बन रहे हैं। बाकी जो पर्सन है उसके आसपास वो सोचते हैं कि इस पेशेंट से हमें भी ट्रांसफर हो सकता है, तो वो पेशेंट जो है कंप्लीट आइसोलेट हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी को भी फैल सकती है, तो वो पूरी कंप्लीट आइसोलेशन हो जाती है उसकी सोसाइटी से। सोशल एंड मेंटल टेंशन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, उसको एक साइड पे कर दिया जाता है तो उसको स्ट्रेस, अकेले में सोशल और मेंटल टेंशन होती है। सेंसरी लॉस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, even progressive disfigurement of eyes, toes, fingers and nose। disfigurement हो सकती है eyes, nose, toes की। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारा पहला क्या आ जाएगा? हमेशा नर्सिंग में अगर देखा जाए या मेडिकल फील्ड में देखा जाए, सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसके हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इवन इससे भी पहले हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसको क्या दिक्कत आई कि वो यहाँ पे आया हॉस्पिटल में चेकअप करवाने, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो वो हम पेशेंट से पहले हिस्ट्री पूछेंगे उसकी। फिर उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसके बेसिस पे हमें पता लग सकता है उसके रेड पैचेस दिख रहे हैं, नोड्यूल्स दिख रहे हैं। उसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि पेशेंट को लेप्रेसी है या उसके लिए हमें आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या आ जाता है? स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? नेजल मिकोजा से मेनली। प्रेफर हम नेजल मिकोजा से करते हैं क्योंकि एक नेजल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो नेजल डिस्चार्ज से होता है। स्किन लेजन या फिर ईयर लॉब्यूल्स, जो ईयर्स में ईयर की लॉब्यूल्स है, वहाँ से हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं। इवन स्मीयर्स
स्क्रैपिंग्स फ्रॉम लेजन्स, नेजल म्यूकोजा, नर्व बायोप्सी भी करा सकते हैं हम। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम कल्चर कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन लेबोरेटरी। ये मेन पॉइंट है कि हम इसे कल्टिवेट नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडियम पे इन लेबोरेटरी। Therefore, their replication occurs in foot pad of mice and nine-banded armadillo. अमार्डिलो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एनिमल है जो इसे कैरी करता है। इवन इसकी रेप्लिकेशन जो है माइस की फुट पैड पे भी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट जो है ये डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट है। इसमें क्या करता है, 0.1 ml लेप्रोमिन जो है इंजेक्ट कर देते हैं इंट्राडर्मली पेशेंट की बॉडी में, और वहाँ पे क्या आ जाता है, एरिया ऑफ नोड्यूलर इनफिल्ट्रेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वहाँ पे क्या बनता है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है जहाँ पे भी इंजेक्ट किया है। 0.1 ml लेप्रोमिन जहाँ पे भी इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया है स्किन में, वहाँ पे एक नोड्यूलर इनफिल्ट्रेशन बन जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेप्रोसी। इवन लेप्रोमिन टाइप से हम लेप्रोसी की टाइप भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेप्रोसी की प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द समवन विद लेप्रोसी। अब किसी को लेप्रोसी हो रखी है तो हम उससे क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करेंगे। चेक ट्रैवल रिस्क, हम ट्रैवल रिस्क भी चेक करेंगे कि कहाँ का एंडेमिक एरिया में तो नहीं पेशेंट गया है कहीं, वो हम चेक करेंगे। स्पीक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जितनी जल्दी हो सके, हमें साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके हम अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे। अवॉइड कांटेक्ट विद अर्माडिलोज, अब जो इस माइकोबैक्टीरियम लेपरे को ट्रांसमिट कर रहा है, कैरी कर रहा है, उससे हमने क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है। पेशेंट को, इवन पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेप्रोसी होता क्या है, लेप्रोसी को हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। अर्ली डिटेक्शन, आइसोलेशन ऑफ अनट्रीटेड केस। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारी पहली मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट आ जाएगी। मेडिकल मैनेजमेंट में हम मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन में ड्रग्स भी दी जाती है। रिफैम्पिसिन हो गया, डेप्सोन हो गया, इथाइनोमाइड हो गया, क्विनोलोन्स हो गया, माइनोसाइक्लिन हो गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं हम इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट नर्व डैमेज इवन एसोसिएटेड विद लेप्रोसी। एस्पिरिन भी देते हैं और थैलिडोमाइड भी देते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लामेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आ गया, न्यूरल सर्जरी आ गया, नर्व ग्राफ्टिंग आ गया, एम्पुटेट, जो लिम, जो पार्ट हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया, वहाँ पे इस्कीमिया हो गया है, अल्सर जो है आगे कॉम्प्लिकेट हो गया, हमारा इस्कीमिया हो गया वहाँ पे, तो उस बॉडी पार्ट को हमें एम्पुटेट भी करना पड़ सकता है। उसके बाद आ गया कॉस्मेटिक सर्जरी, नेजल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ एक्सेस स्किन, जहाँ पे नोड्यूल्स बन गए हैं, स्किन पैचेस अलग से बन गए हैं, वहाँ से हम स्किन भी रिमूव कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ आईब्रोज, अगर आईब्रोज ज़्यादा इफेक्ट हो गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब आ गए कॉस्मेटिक सर्जरी में। उसके बाद आ गया हमारा मेन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आगा, डिटेक्ट द डिजीज इन इनिशियल स्टेज एंड कीप वॉच ओवर अदर ससेप्टेबल पेशेंट। अब जो भी पेशेंट हमारे पास आया उस पे उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए, उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो अच्छा रहता है। और जो भी उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में अदर पर्सन आए हैं उनके ऊपर भी, उनके बारे में भी हिस्ट्री लेनी है। टेक केयर ऑफ लोकलाइज वूंड, अगर कोई और वूंड बन रहा है, लोकलाइज कोई भी और जगह पे पैचेस बन रहे हैं, वूंड बन रहा है, लेजन बन रहा है, अल्सर बन रहा है, हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। रिहैबिलिटेशन ऑफ क्योर्ड पर्सन, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये नर्सेज का मेन रोल होता है कि पेशेंट को डिजीज कंडीशन के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, कॉजेज सब के बारे में हमें उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड शेल्टर एंड सोशल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड फॉलो अप केयर, उसे गाइड करना है फॉलो अप केयर के लिए। तो हमारा फर्स्ट जो आता है
नर्सिंग डायग्नोस जो है एक्यूट पेन रिलेटेड टू नर्व डैमेज, हमने पढ़ लिया कि इसमें लेप्रोसी में नर्व डैमेज होती है तो एक्यूट पेन हो सकती है, उसकी वजह से एक्यूट पेन रिलेटेड टू नर्व डैमेज। अब इसमें हम असेसमेंट कैसे करेंगे, पहले पेशेंट से सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट जो हमें बताएगा वो होता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स। हम साइंस एंड सिम्टम्स, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो उसमें ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। सब्जेक्टिव डाटा, पेन के रिलेटेड पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा हमें कि उसे पेन हो रही है पूरी बॉडी में या लोकलाइज पेन कहीं जगह हो रही है जहाँ पैचेस बन रहे हैं, वो हमें बताएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल सकता है कि उसको पेन हो रही है। इवन हम उसका पेन स्केल असेसमेंट भी कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं पेन कितनी हो रही है उसे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कितनी पेन हो रही है वो हम असेस कर सकते हैं। अब हमारा एक्यूट पेन रिलेटेड टू नर्व डैमेज हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस बन गया। इसमें हमारा गोल क्या होगा, पेशेंट को पेन रिड्यूस करना, कंफर्ट लेवल प्रमोट करना पेशेंट का। प्लानिंग क्या होगी, हमारी प्लानिंग होगी हमने पेन लेवल असेस करना है, रेटिंग स्केल से, पेन स्केल असेसमेंट से हमने उसका पेन असेस करना है ताकि हमें बेसलाइन डाटा मिल सके, पेशेंट की कंडीशन का पता चल सके। उसके बाद हमने टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशनिंग प्रोवाइड करनी है उसको, जो उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं हमने वो प्रोवाइड करना है ताकि उसे कंफर्ट फील हो। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पैक्स, हम वहाँ पे कोल्ड पैक्स अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उसको पेन हो रही है, इचिंग हो रही है, इवन जहाँ रेडनेस हमें दिख रही है वहाँ पे हम कोल्ड पैक्स हम लगा सकते हैं ताकि वहाँ उसे पेन कम हो। इवन हम डाइवर्शनल थेरेपी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको कोई और एक्टिविटी में एंगेज कर लेंगे ताकि उसको पेन थोड़ी कम हो, उसका मूड चेंज हो जाए पेशेंट का थोड़ा सा। उसके बाद हम मेडिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो हम मेडिकेशन पेशेंट को टाइमली देते हैं। अब इन सब के बाद, हमारे प्लानिंग के बाद, इंटरवेंशन के बाद हमारा जो इवेल्युएट हम क्या कर पाएंगे एज ए नर्स, हमें पेशेंट जो अपनी पेन लेवल बताएगा कि उसे अब थोड़ी रिलीफ मिल रही है, पेन कम है, उसको गुड फील कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है पेशेंट, वो हमें पता लग जाएगा इवेल्यूएशन से। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन, या फिर किस वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस किस वजह से है, फटीग की वजह से, ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन स्टेटस की वजह से, नमनेस की वजह से, हैंड और फीट में नमनेस हो रही है उसकी वजह से हम पेशेंट जो है एक्टिविटी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, डेली लिविंग की एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है। अब इसमें सब्जेक्टिव डाटा क्या करेगा, पेशेंट जो है वो हमें कंप्लेंट करेगा कि ही इज नॉट एबल टू डू एनी वर्क, उसे नमनेस फील हो रही है हैंड और फीट में। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या, हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, वो वीक लग रहा है और उसकी एक्टिविटीज हम असेस करेंगे कि वो नहीं कर पा रहा है। गोल क्या होगा, प्रमोटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी, हमने उसका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रखना है और वो एक्टिविटी कर पाए, वो हमने हमारा गोल है कि हम उसे असिस्ट कर पाए। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग असेस पेशेंट जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन असेस करनी है, उसे एडिक्वेट रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करना है। प्रोग्रेसिव एक्टिविटी शेड्यूल, हमने पेशेंट की एक्टिविटी को शेड्यूल करना है, जैसे जैसे पेशेंट पूरे दिन की हमने एक शेड्यूल बना देनी है कि थोड़ी सी एक्टिविटी करे पेशेंट, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट, इस हिसाब से हमने उसकी एक्टिविटी, इसका रैशनल क्या होगा, टू इंक्रीज द एक्टिविटी टॉलरेंस मसल स्ट्रेंथ, मतलब उसका डेली शेड्यूल हम बना देंगे एक्टिविटी का, तो इससे क्या होगा कि पेशेंट की एक्टिविटी टॉलरेंस की पावर जो है वो भी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे हमने उसका शेड्यूल बढ़ाना है। उसके बाद पेशेंट को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है लिक्विड डाइट्स के लिए। लिक्विड डाइट से जो है हमारे पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो मीट होगी। उसके बाद क्या, हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है वो हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इंटरवेंशन के बाद हमारे एवेल्युएशन क्या होगी, पेशेंट को अच्छा फील होगा, वो कुछ एक्टिविटीज विद असिस्टेंस कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्वेजन एंड लेजन,
अब कहीं पे भी वूंड बन रहा है, लेजन बना है, तो पेशेंट को रिस्क तो होगा इन्फेक्शन के लिए, वहाँ पे बैक्टीरियाज आके इन्वेड करेंगी। तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोस बन गया। सब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, पेशेंट को ठीक फील नहीं हो रहा, पेशेंट इज फीलिंग हॉट एंड अनकंफर्टेबल, इरिटेशन हो रही है पेशेंट को, पेन हो रही है, इवन फीवर भी हो सकता है पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो मेनली हमारा फर्स्ट जो हमें दिखता है, सेप्सिस हो जाता है, पेशेंट को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, चिल्स, फीवर आ सकता है, पेशेंट को पेन होती है, इरिटेशन हो जाती है वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे बाय टचिंग हिज हैंड, ही इज हैविंग फीवर, उसको सेप्सिस के लिए हम चेक करेंगे। हमारा गोल क्या होगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड कंफर्ट। प्लानिंग क्या होगी, टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वाइटल साइंस मॉनिटरिंग करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ड्रेसिंग चेंज करेंगे। एसेप्टिक टेक्निक से हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे ताकि उसकी जो वूंड है वो जल्दी से हीलिंग हो और इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो। ठीक है, उसके बाद हम कूल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, और एंटीपायरेटिक्स हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसको उसका फीवर जो है वो कम हो सके, कॉम्प्लिकेशंस आगे ना हो सके। इंटरवेंशन इवेल्युएशन के बाद, इवेल्युएशन हमें क्या इवेल्युएट कर पाएंगे कि पेशेंट का फीवर जो है वो कम हो गया है और उसको कंफर्ट फील हो रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब हमने सब पढ़ लिया है लेप्रोसी के बारे में, कंक्लूडिंग स्लाइड है ये, हम लेप्रोसी का पढ़ लेते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी कॉज होता है, या फिर पहले जो एक बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, इसकी वजह से हमारा लेप्रोसी कॉज हो रहा था। इट यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 5 years है, सिम्टम्स जब अराइज होते 3 to 5 years, 2 to 5 years के अंदर अंदर। सम पीपल डू नॉट डेवलप सिम्टम्स अंटिल 20 years, ये मैंने पहले भी बताया था कि 20 तक भी उसको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। फॉर्म्स ऑफ लेप्रेसी, ट्यूबरकुलर लेप्रेसी और लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन। सिवियरिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, ये मैंने बताया था, ट्यूबरकुलॉइड, लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन क्या था, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को कंप्राइज करके ये बॉर्डर लाइन में दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये ज़्यादा सीवियर हुआ। और लेप्रोटमस जो था जनरलाइज्ड फॉर्म था, ट्यूबरकुलॉइड जो था लोकलाइज्ड फॉर्म था। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या हो जाता है, परमानेंट नर्व डैमेज हो सकती है, लेग्स में लेग्स में परमानेंट डैमेज हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, नोज में हो सकता है, फेस की जो है डिसफिगरेशन हो सकती है, मसल वीकनेस, इनएबिलिटी टू फ्लेक्स, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ग्लूकोमा हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ हम देख सकते हैं, लॉस ऑफ फीलिंग्स, बम्प्स बन रहे हैं, लम्प्स एंड बम्प्स बन रहे हैं, नोड्यूल्स होंगे, मसल वीकनेस हो सकती है, डिसफिगरमेंट, स्किन डिसफिगरिंग स्किन सोर्स बन सकते हैं। लेप्रोसी प्राइमरी अफेक्ट द स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स, ये पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ लिया कि पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है, हैंड, आईज, it may also strike eyes and the thin tissue lining inside the nose, kidney and male reproductive organs। अब आते हैं हम क्वेश्चनिंग पे। क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेप्रेसी, लेप्रेसी का अदर नेम है हैंसन डिजीज। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी, 2 to 5 years। ठीक है, और व्हाट इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रेसी, नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, so thank you everyone for watching this video. Hope this will be helpful for you in studying about leprosy. Thank you.